हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडीजेंट सूट के बारे में, जो कि दिया हुआ है ऑर्डर 33 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। तो जाइए जानते हैं क्या होता है इंडीजेंट सूट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, और ये राइट टू इक्वलिटी तभी फुलफिल हो सकता है जब हर व्यक्ति के पास कोर्ट में सूट फाइल करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तभी राइट टू इक्वलिटी का मोटिव फुलफिल हो सकता है। उसी मोटिव के लिए हमें द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 33 में इंडीजेंट सूट के बारे में बताया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है इंडीजेंट सूट। ऑर्डर 33 रूल 1 हमें बताता है कि कौन इंडीजेंट पर्सन होता है। ऑर्डर 33 रूल 1 के अंदर मेंशन है कि वो व्यक्ति जो किसी भी केस को फाइल करने के लिए कोर्ट फीस नहीं दे सकता, वो इंडीजेंट पर्सन है। किसी भी केस को फाइल करने के लिए हमें कोर्ट फीस भरनी पड़ती है, तो जिस व्यक्ति के पास इतने भी सफिशिएंट मीन्स नहीं हैं कि वो उस फीस को पे कर पाए, वो एक इंडीजेंट पर्सन है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपीज़ से कम की प्रॉपर्टी है, तो उस व्यक्ति को इंडीजेंट पर्सन माना जाता है। रूल 1 में ये चीज़ मेंशन की गई है, 1000 रुपीज़ की उसकी प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन उसकी नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी के अलावा प्रॉपर्टी की मानी जाएगी। जैसे कि सेक्शन 60 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट नहीं की जा सकती, जैसे हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स के पहनने के कपड़े, खाना और हमारे औजार जिससे हम कमाते हैं, वो सारे नॉन अटैचेबल इक्विपमेंट्स के अलावा भी अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 से कम की प्रॉपर्टी है, तो ही वो व्यक्ति इंडीजेंट पर्सन की डेफिनेशन में आता है। अगर कोई व्यक्ति इंडीजेंट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, तो वो भी कोर्ट कंसीडर करेगा उस एप्लीकेशन को कंसीडर करते वक्त। इंडीजेंट सूट की एप्लीकेशन को फाइल करने में का कंटेंट हमें रूल 2 में मिलता है। अगर हम रूल 2 को पढ़ें तो उसमें मेंशन है कि इंडीजेंट सूट की एप्लीकेशन बिल्कुल उसी तरह जाएगी जिस तरह ऑर्डर 7 रूल 1 में प्लेंट की एप्लीकेशन जाती है। जैसे कि नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ द पार्टी एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज़, और सारी वही कंटेंट जो एक प्लेंट में दिया जाता है वही उस एप्लीकेशन में दिया जाएगा। इंडीजेंट सूट की एप्लीकेशन फाइल कौन कर सकता है? इंडीजेंट सूट की एप्लीकेशन एप्लीकेंट को खुद फाइल करनी होती है, या जहां पर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है वहां पे कोई भी प्लेंटिफ इंडीजेंट सूट की एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। इंडीजेंट सूट की एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद कोर्ट का काम होता है ये कंसीडर करना कि वो व्यक्ति इंडीजेंट है या नहीं है। रूल 4 में मेंशन है कि कोर्ट एग्जामिन करेगा उस एप्लीकेशन को और उस पर्सन की प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करने के लिए कि वो पर्सन इंडीजेंट पर्सन है या वो पर्सन इंडीजेंट पर्सन नहीं है। रूल 4 के बाद ऑर्डर 33 के ही रूल 5 में हमें रिजेक्शन के ग्राउंड्स मिलते हैं। मतलब अगर कोर्ट को लगता है इन ग्राउंड्स के तहत कि वो एप्लीकेंट इंडीजेंट पर्सन नहीं है, तो इन ग्राउंड्स को लेके कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। जिसमें कि पहला ग्राउंड जो हमने अभी पढ़ा कि कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन, जो रूल 2 और रूल 3 में मेंशन है, अगर वो कंटेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टू रूल 2 और रूल 3 नहीं है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर एप्लीकेशन में कॉज ऑफ एक्शन प्रेजेंट नहीं है। तीसरा, अगर एप्लीकेशन से ये पता लगता है कोर्ट को कि वो व्यक्ति इंडीजेंट पर्सन नहीं है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। चौथा, अगर वो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए किसी और व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। रूल 5 में प्रेजेंट है एप्लीकेशन के रिजेक्शन के ग्राउंड्स। आइए समझते हैं। पहला, अगर कोर्ट को लगता है कि अकॉर्डिंग टू रूल 2 और रूल 3 एप्लीकेशन के कंटेंट्स गलत हैं, तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। दूसरा, अगर वो पर्सन इंडीजेंट ही नहीं है, तो कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तीसरा, अगर कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन 2 महीने के अंदर किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके आया है इंडीजेंट पर्सन की कैटेगरी में आने के लिए, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। चौथा, अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति किसी अदर पर्सन के साथ सब्जेक्ट मैटर को लेके एग्रीमेंट में आ गया है, मतलब जो केस का सब्जेक्ट मैटर है वो किसी और व्यक्ति को फ्यूचर में या उसका कुछ पार्ट देने के लिए एग्री हो गया है,
तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पांचवा, अगर एप्लीकेशन में कॉज ऑफ एक्शन प्रेजेंट नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सिक्स्थ, अगर वो सूट बार्ड बाय एनी लॉ है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अगर उस इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो अकॉर्डिंग टू रूल 8 वो केस बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसे एक ऑर्डिनरी केस चलता है और उसकी एप्लीकेशन एज अ प्लेंट ट्रीट की जाएगी। बट क्या एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद विड्रॉ करी जा सकती है? तो हम रूल 9 में पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन कब कब विड्रॉ की जा सकती है, जो हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन वेक्सेशियस ग्राउंड पे एप्लीकेशन को फाइल करता है, मतलब कि किसी दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को तंग करने के उद्देश्य से वो एप्लीकेशन फाइल करी गई है, तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद भी विड्रॉ करी जा सकती है। या फिर एप्लीकेंट का कंडक्ट इम्प्रॉपर है, या फिर एप्लीकेंट किसी अदर पर्सन के साथ एग्रीमेंट में आ गया है, तो भी एक बार परमिशन देने के बाद कोर्ट उसको विड्रॉ कर सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ अदर पार्टी। इंडिजेंट सूट के जजमेंट के बाद रूल 10 हमें बताता है अगर प्लेंटिफ जीतता है, यानी कि एप्लीकेंट इंडिजेंट पर्सन उस सूट को जीतता है, तो जो भी कोर्ट फीस और अमाउंट होगा डिक्री का वो स्टेट द्वारा रिकवर किया जाएगा। बट इफ प्लेंटिफ फेल्स देन अकॉर्डिंग टू रूल 11 कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा सारी कोर्ट फीस सबमिट करने के लिए, और जो भी डिक्री का अमाउंट होगा वो भी एप्लीकेंट से ही रिकवर किया जाएगा। इंडिजेंट सूट में एक बार अगर इंडिजेंट एप्लीकेशन फेल हो जाती है तो एप्लीकेंट दोबारा उसी एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकता, बट वो उसी सूट को ऑर्डिनरी तरीके से फाइल कर सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर था इंडिजेंट सूट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।